ऐसे ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9 और समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सी खबर है सर? 2 दिन का वीकेंड के बाद कौन सी वो खबर है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? शुभम, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का। गर्मी हमारे आसपास सबसे बड़ी खबर है, लेकिन गर्मी जिसे हम महसूस कर रहे हैं वो हमारी अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करने वाली, और इस साल भारत की खेती में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो हमारे लिए चिंता का सबब है और जिसका असर महंगाई और कई सारी चीज़ों पर दिखाई पड़ेगा और जिसकी विशुद्ध वजह गर्मी है। और इस गर्मी से भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, ये आज हमारे लिए सबसे बड़ी खबर है। और इसके साथ हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोविड ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना गहरा घाव दिया है, इतना गहरा जिसकी का अनुमान हमें 2020 में नहीं लगा था। बिल्कुल, और कौन से मुद्दे होंगे उसके लिए देख लेते हैं ऑन द शो किन किन चीज़ों पर चर्चा होगी। तो शुरुआत होगी रूस से। यूरोप नहीं खरीदेगा रूस का तेल, ये लगभग बिल्कुल तय हो गया है, पूरी रणनीति तैयार है। कोविड की चोट से उबरने में लगेगा लंबा समय। क्या है जीएसटी के रिकॉर्ड कलेक्शन की कहानी? क्यों धुंधली पड़ने लगी गेहूं निर्यात की संभावनाएं? नहीं निकल रहा बिजली संकट का हल, और आ गए चांदी पर दांव लगाने के दिन। तो यानी कि आज बात अक्षय तृतीया से ठीक पहले चांदी पर भी होगी। यूरोप के देश रूस पर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। संभावना इस बात की है कि साल के अंत तक रूस से तेल आयात पूरी तरह बंद करने पर सहमति बन सकती है। यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी ने हाल में इसके संकेत दिए थे। जर्मनी ने कहा कि वह रूस से तेल का आयात बंद करेगा। जर्मनी के इस बयान के बाद यूरोपीय देश रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की शुरुआत कर सकते हैं। वो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि रूस ही वह अर्थव्यवस्था थी यूरोप की सबसे बड़ी, जिसकी निर्भरता सबसे ज़्यादा थी। और अब अगर वो रूस के साथ आर पार की तैयारी के लिए तैयार हो गया है, लड़ाई के लिए तैयार हो गया है, तो यूरोपियन यूनियन का हौसला और बढ़ेगा कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए। सर, 1 साल के भीतर कहा गया है कि निर्भरता कम की जाएगी। कैसे की जाएगी, क्या प्लान होगा? शुभम, जर्मनी अकेला सबसे बड़ा महत्वपूर्ण देश था जो रूस पर के कच्चे तेल के खरीदने पर पूर्ण प्रतिबंधों से थोड़ा असहमत था और उसकी चुनौती थी। अब यूरोपियन देश लगभग 2 महीने बाद अपनी सारी योजनाओं के साथ बैठे हैं। रूस की तेल पर यूरोप की तेल निर्भरता बहुत बड़ी नहीं है। ये बात पहली चीज़, तो रूस ने अपने आप को स्वीकार किया। गैस निर्भरता बहुत बड़ी है पर तेल निर्भरता बहुत बड़ी नहीं है। लगभग 3 मिलियन बैरल पर डे का तेल प्रतिदिन रूस खरीदता है। इसमें भी जर्मनी की अर्थव्यवस्था 12% रूस के तेल पर निर्भर है, जो बहुत बड़ी निर्भरता नहीं। गैस को लेकर डिपेंडेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो जो रणनीति बनाई जा रही है उसमें यह कि जर्मनी खास तौर पर अपने लिए तेल के आयात के अन्य स्रोत देखेगा, जिसमें अमेरिका है, ईरान है, नॉर्वे है और कनाडा है। ये 4 ऐसे देश हैं जहां जर्मनी अपने लिए तेल आयात की संभावनाएं देख रहा है, ताकि रूस से अगर तेल सप्लाई बंद की जाए तो उसका वहां से तेल मिल सके। दूसरा, बाकी यूरोप जर्मनी को साथ लेकर, अभी हंगरी को भी थोड़ा समझाए जाने की कोशिश चल रही है। बाकी पूरा यूरोप मिलकर इस साल के अंत तक या उससे पहले ही रूस के तेल पर निर्भरता निर्णायक रूप से खत्म कर देगा। और एक बहुत बड़ा शिफ्ट होगा यूरोप की एनर्जी पॉलिसी में, लगभग वैसा ही शिफ्ट जैसा कि हमने 1970 के दशक में अमेरिका में देखा था, जब अमेरिका ने अरब के तेल पर अपनी निर्भरता सीमित कर दी थी और अपने स्रोत से तेल का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया था। तो ये अगला बड़ा कैच है जो रूस और यूरोप के रिश्तों में आने वाला है और जिससे दुनिया की ऊर्जा बाजार की तस्वीर बदलेगी। यहाँ एक छोटी सी चीज़ समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि बाकी जो तेल उत्पादक देश हैं वो अभी इतनी तेज़ी से उत्पादन बढ़ाने नहीं जा रहे हैं और इसलिए कच्चे तेल की कीमतें आने वाले समय में बाजार में ऊंची रहेंगी, जब तक इन प्रतिबंधों की तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती हमारे सामने। बिल्कुल, और हमें आपको महंगा पेट्रोल डीजल और महंगा कच्चा तेल मिलता रहेगा। इसका सीधा मतलब ये है, कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था को जो चोट पहुंची उससे उभरने में 12 से 13 साल का समय लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक की करेंसी और फाइनेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई 2034-35 तक हो पाएगी, और वो भी कब हो पाएगी, जब 2020-21 में आर्थिक विकास दर नेगेटिव 6.6%, इसके बाद 21-22 के दौरान 8.9%, 22-23 में 7.2% और उसके बाद हर साल 7.5% की दर से अगर हम ग्रोथ करेंगे तब कोरोना से हुए नुकसान की भरपाई 2034-35 तक हो पाएगी। औसत 7.5% अगर आप
ग्रोथ नहीं ले पाते हैं 23-24 के बाद, तो हो सकता है इसमें और लंबा समय लगे। इस रिपोर्ट में 2 बातें और इंपॉर्टेंट कही गई हैं, वो ये कि जीडीपी ग्रोथ संतुलित रखने के लिए 5 साल के भीतर सरकारी कर्ज जीडीपी के 66% के बराबर लाना होगा, अभी 85% से ज़्यादा है, और साथ ही बैंकों में पड़ी भारी लिक्विडिटी के इस्तेमाल को बढ़ावा देना होगा। सर, क्या मतलब है इसका? 10 साल उभरने में लगेंगे, क्या इसका मतलब है? क्योंकि जीडीपी तो लॉकडाउन खुला तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि सारी चीज़ें फिर से लौट आएंगी और जीडीपी बढ़ जाएगा, बट ये 10 साल किस चीज़ में लगेंगे? शुभम, जिसका डर था और लगातार हम पिछले दिनों में कोविड के दौरान, कोरोना के दौरान इस चर्चा में को आगे लाते रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड से जो मिला घाव है वो बहुत गहरा है। सरकार उसे आकलन नहीं कर पाई या सरकारों ने उसे सुर्खियों में नहीं आने दिया, लेकिन केंद्रीय बैंकर जब अर्थव्यवस्था के आंकड़ों के साथ आज हमारे सामने आया है तो वो चौंकाने वाला, और वो हमें देखना और हमारे लिए ज़रूरी है, और उसका असर हमें आज रोजगारों और बाकी जगह क्यों दिखाई दे रहा है। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21, 21-22 और 22-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड से 19 लाख करोड़ रुपए, 17 लाख करोड़ रुपए और 16.4 लाख करोड़ रुपए का परमानेंट लॉस हुआ। ये उस स्थायी रूप से इतना जीडीपी खत्म हो गया भारतीय अर्थव्यवस्था का। जब जीडीपी खत्म होने का मतलब उन कारोबारों की बात है शुभम जो कभी दोबारा वापस नहीं लौटेंगे, जिनका काम बंद हो गया, और वो दोबारा कौन सा नया काम शुरू करेंगे? आपके बगल की अगर कोई शॉप बंद हो गई, आपके बगल की कोई शॉपिंग मॉल बंद हो गई या कोई फैक्ट्री बंद हो गई, वो दोबारा अर्थव्यवस्था की उत्पादन की मुख्य धारा में कब और कैसे लौटेगी इसके बारे में जानकारी नहीं है, और ये बहुत गहरा लॉस है। और दुनिया की बाकी अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था को ये नुकसान शायद सबसे ज़्यादा गहरा है। यानी अगर से आप गौर से देखें तो शुरुआत में जब 2020 में भारत में कोरोना से के असर के आकलन किए जा रहे थे, तब ये माना जा रहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का परमानेंट या स्थायी नुकसान है वो करीब 4% होगा। लेकिन अब ये आंकड़ा बता रहा है कि नुकसान सालाना जीडीपी के आधार पर अगर आप देखें 200 लाख करोड़ का जीडीपी है तो 10% के आसपास है, 8 से 10% के आसपास का है। यानी करीब 50 लाख करोड़ रुपए का जीडीपी भारत के का कुल उत्पादन कोविड के कारण या कोविड के कारण जो अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा उसमें खत्म हो गया, उसमें समाप्त हो गया। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि इसमें कोविड के अर्थव्यवस्था पर असर को केवल रिजर्व बैंक ने पहले साल तक सीमित नहीं रखा जब भारत में बड़ा लॉकडाउन लगा था। रिजर्व बैंक ये मान रहा है कि लगातार अगले 3 सालों तक, यानी करंट फाइनेंशियल ईयर तक, उसका असर लगातार बना रहेगा। यानी अर्थव्यवस्था को जो चोट लगी है, जो अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ, वो केवल 1 साल लॉकडाउन के कारण नहीं हुआ। हमें यह बताया गया बार बार कि नहीं लॉकडाउन खत्म होते ही चीजें बेहतर हो जाएंगी, पर रिजर्व बैंक ऐसा बिल्कुल नहीं मान रहा है। रिजर्व बैंक मान रहा है कि 1 साल 19 लाख करोड़ रुपए, अगले साल 17 लाख करोड़ रुपए और उसके बाद अगले साल यानी 2022-23 में 16 लाख करोड़ रुपए का अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। अब जो दूसरी बात आपने कहा कि 2035 तक इसकी भरपाई हो पाएगी, इसमें इतनी शर्तें और इतने इफ्स एंड बट्स हैं। 7.5% की आर्थिक विकास दर, औसत आर्थिक विकास दर के लिए कितने निवेश, कितने संसाधनों की जरूरत होगी, उसमें महंगाई सामने खड़ी है, उसमें कच्चे तेल की कीमतें $100 पर बैरल के आसपास हैं, उसमें बिजली का संकट हमारे सामने खड़ा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को 7-7.5% की आर्थिक विकास दर हासिल करने के लिए सर केवल खड़ा होना पड़ेगा। सरकारों को, जबकि हमें दिख रहा है शुभम, अभी की परिस्थिति में समय इस बात को बताएगा, लेकिन मनी सेंट्रल की इस चर्चा में जो आंकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगले 3 सालों में 6-6.5% की औसत विकास दर हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है अभी की मौजूदा परिस्थितियों में, जब हमको कच्चे तेल की और ऊर्जा की महंगाई दिख रही। और इसलिए आज जब आप अर्थव्यवस्था खुलने के बाद, जीएसटी के आंकड़ों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी के बाद भी अर्बन एरिया में बेकारी की दर दहाई के अंकों के करीब पहुंचती देखते हैं, 9.22% के अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट देखते हैं, भारत में डिमांड में कमी देखते हैं, कंपनियों के सेल्स वॉल्यूम में ग्रोथ देखते हैं, तो आपको पलटकर रिजर्व बैंक के इन आंकड़ों को समझना चाहिए कि कोविड के लॉकडाउन का और कोविड का घाव कितना गहरा है और उसका असर हमें कितने समय तक लंगड़ाने को मजबूर करेगा। और भारतीय अर्थव्यवस्था 2035 तक लंगड़ा कर चलेगी, ये बात दौड़ेगी नहीं, ये बात रिजर्व बैंक ने खुद अपनी रिपोर्ट में कही है। सर, जो दूसरी बात कही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है और कितनी बड़ी चुनौती है कि सरकार का जो कर्ज है वो 66% पर लाना होगा जीडीपी के, ये और बड़ा कठिन लक्ष्य है। और रिजर्व बैंक यहाँ पर कुछ चीज़ों के संकेत दे रहा है। रिजर्व बैंक यहाँ ये संकेत दे रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज से, सरकारों के कर्ज से एक सीमा से अधिक नहीं चलाया जा सकता। कर्ज पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं अपने इकोनॉमिक के कार्यक्रम में कि भारत में सरकारों का कर्ज अब 90-100% के आसपास पहुंच रहा है तात्कालिक तौर पर। यानी सरकारों को अपने राजस्व बढ़ाने होंगे या अपने खर्च में कमी करनी होगी, क्योंकि कर्ज पर निर्भरता एक
एक सीमा से अधिक निर्भरता बैंकिंग सिस्टम के लिए नुकसानदेह और महंगाई की वजह बनेगी। और अब इस समय जबकि ब्याज दरें 7% से ऊपर निकल रही हैं सरकार के 10 साल के बॉन्ड यील्ड पर, तो कर्ज में फंसना और कर्ज की चुनौती, सरकारी कर्ज की चुनौती बहुत बड़ी और विकराल होने वाली है। और इसका असर हमें भारत की साख पर, सॉवरेन रेटिंग और साख पर दिखाई देगा। एक और महत्वपूर्ण चीज यहां समझना जरूरी है कि पिछले 3 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज से ही फिनांस किया गया। सरकारों ने कर्ज लिया और उसको बाजार और उसे इकोनॉमी में लगाने की कोशिश की। हालांकि सरकारों का कर्ज या सरकारों का खर्च भारतीय अर्थव्यवस्था के इंजन में, टरबाइन में छोटा सा हिस्सा रखता है, छोटा सा पहिया रखता है, लेकिन अब वो भी थक रही हैं और वो भी चुक रही हैं। तो रिजर्व बैंक ने दूसरी बात कही है कि सरकार अपना कर्ज कैसे घटा सकती है। एक ही तरीका है, या तो सरकारें अथाह टैक्स लगा दे, तो टैक्स तो भारत में बहुत सारे लगे हुए हैं। टैक्सों के मामले में तो हम दुनिया में किसी से पिछड़े देश नहीं है, इतना टैक्स भारत में लगा हुआ हर चीज़ के ऊपर, खपत के ऊपर। दूसरा तरीका है कि सरकारें अपने खर्च कम करें या अपनी संपत्तियों की बिक्री करें, अपने आप डिसइन्वेस्टमेंट करें, जो प्रक्रिया हमें सामने आती दिखाई दे रही है। और ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति के बारे में हमारे सामने आती हैं। अगली खबर, महंगाई, बेरोजगारी और ग्रोथ को लेकर तमाम चुनौतियों के बाद भी अप्रैल में देश में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ है। वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 1.67 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा जीएसटी की उगाही हुई है। देश में पहले कभी एक महीने में इतना जीएसटी नहीं आया। बीते मार्च के दौरान देश में 1.42 लाख करोड़ रुपए की उगाही हुई थी टैक्स की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और इस रिकॉर्ड को अप्रैल में तोड़ दिया गया है। अप्रैल में 25,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा टैक्स आया है और जीएसटी अब एक नया रिकॉर्ड बना चुका है। सर, इस बढ़त के पीछे की कहानी क्या है? क्योंकि महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, ग्रोथ को लेकर चिंताएं, हम लगातार अपने तमाम मनी सेंटर में इसको डिस्कस कर रहे हैं, बट जीएसटी लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़त के पीछे की कहानी में विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमने इकोनॉमिकम में एक पूरा एपिसोड किया था कि कैसे सरकारों के टैक्स कलेक्शन को महंगाई मदद करती है। और यहाँ स्पष्ट रूप से आप भारत की WPI इन्फ्लेशन, यानी भारत की थोक महंगाई और जीएसटी के कलेक्शन में एक सीधा रिश्ता देख सकते हैं, जो हमने चार्ट के जरिए 2 हफ्ते पहले शायद इकोनॉमिकम में हमने पूरा इसे विस्तार से डिस्कस किया है। तो जिन लोगों को इच्छा है वो जाकर मनी नानी के यूट्यूब चैनल पर वो दोबारा देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आखिर ये जीएसटी का कलेक्शन इस मंदी में और मांग की कमी के बीच क्यों बढ़ रहा है। और उसका सीधा रिश्ता उस महंगाई से है, उस कमोडिटी की महंगाई से, उन उत्पादों की महंगाई से जो चलकर हमारे पास आ रही है। क्योंकि भारत में ज़्यादातर उत्पादों पर जीएसटी एड वैलोरम है, मूल्यानुसार लगता है, तो जैसे ही कीमतें बढ़ती हैं सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। पर शुभम, इसके भीतर एक आंकड़ा महत्वपूर्ण है जो हमें समझना जरूरी है कि सिर्फ डोमेस्टिक महंगाई ही नहीं, विदेश से आने वाली महंगाई भी जीएसटी का कलेक्शन बढ़ा रही है। जीएसटी के आंकड़े को जो हम खोलते हैं और हमें दिखाई देता है कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं या गुड्स के इंपोर्ट्स, उससे करीब 36,705 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्ट किया गया पिछले अप्रैल के महीने के दौरान, जो टोटल सेंट्रल जीएसटी से भी ज़्यादा है। यानी सेंट्रल जीएसटी 33,159 करोड़ रुपए है और इंपोर्टेड गुड्स से जो जीएसटी कलेक्ट किया गया वो 36,705 करोड़ रुपए है। स्टेट का जीएसटी करीब 41,793 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटेड जीएसटी जो सेंट्रल स्टेट ट्रेड के बीच में आता है 81,000 करोड़ रुपए। यानी जो इंपोर्ट भारत में पिछले दिनों में बढ़ा आत्मनिर्भरता की सारी कोशिशों के बाद, और वो इंपोर्ट भी महंगा था क्योंकि कई जगह सप्लाई चेन के डिस्ट्रप्शंस थे, सामान आने में देरी हो रही थी, और कई जगह इस महंगाई की वजह रुपए की कमजोरी थी। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो महंगाई बढ़ी, जो पूरे सिस्टम से, पाइपलाइन से निकलकर हमारे पास या हमारी जेब तक आई, वो एक महत्वपूर्ण फैक्टर है इन आंकड़ों में जो हमें समझना जरूरी है कि इंपोर्टेड सामानों पर जीएसटी का संग्रह बताता है कि भारत का इंपोर्ट भी बढ़ा है और इस इंपोर्ट की कीमत भी बढ़ी है, जिसके कारण जीएसटी के कलेक्शन में हमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिख रही है। और ये इंपोर्टेड महंगाई भी हमारे साथ साथ लेकर आई है। मार्च के दौरान बरसात की कमी और गर्मी बढ़ने की वजह से इस साल गेहूं तथा मौसमी सब्जियों की उपज में घटने की आशंका बढ़ गई है। उपज को लेकर सरकार का अनुमान तो देर से जारी होगा, लेकिन इंडस्ट्री ने यह अनुमान लगा लिया है कि गेहूं उत्पादन पिछले अनुमान के मुकाबले 1.5 करोड़ टन घट सकता है। सरकार ने फरवरी के दौरान जो अनुमान जारी किया था उसमें गेहूं उत्पादन का जो अनुमान था 11.13 करोड़ टन का था। उसके बाद मार्च के दौरान बरसात की कमी देखने को मिली, साथ ही गर्मी भी तेजी से बढ़ी। यही वजह है कि अब उत्पादन में कमी की आशंका गहरी हो गई। अगर उत्पादन इंडस्ट्री के अनुमान के मुताबिक घटता है जो 1.5 करोड़ टन का है, तो इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले साल से भी कम हो जाएगा। पिछले साल गेहूं का उत्पादन 10.95 करोड़ टन रहा था। सर, उत्पादन का घटना, अभी हम पिछले हफ्ते तक देख रहे थे जोर शोर से निर्यात की तैयारी हो रही थी, अब ये जो उत्पादन घटने की आशंका गहरा रही है,
आपको लगता है ये निर्यात की जो संभावनाएं थी उन पर भी चोट करेगी? हाँ, क्योंकि शुभम 1.5 करोड़ टन के आसपास का निर्यात किया जाना था। सरकार की तैयारी ये थी कि भारत से 1.5 करोड़ टन के आसपास का निर्यात गेहूं का किया जा सकता। उतना उत्पादन तो गर्मी में बढ़ोतरी के कारण कम हो जाएगा, इस बात की आशंका है। देश में 60% व्हीट ग्रोन एरिया जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है, वहाँ हीट वेव की कंडीशन है और अनप्रेसिडेंटेड और अभी पिछले कई वर्षों में सबसे ज़्यादा गर्मी की स्थिति है और इसलिए वहाँ पर उत्पादन में तेज गिरावट की संभावना है और इसका असर हमें वीट की सप्लाई पर मार्केट में दिखाई देगा। एक और हिस्से से अगर आप जोड़ें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजारों में वीट की कीमतें बढ़ी हुई हैं, इसलिए हमको गेहूं की सरकारी खरीद का भी लक्ष्य इस बार काफ़ी पीछे रह जाने की संभावना दिखाई दे रही। तो वीट की अगर और खासतौर से जो खरीफ रबी के फसलों का जो पूरा स्ट्रक्चर उसे देखें तो इस बार की गर्मी न केवल निर्यात के लक्ष्य को या निर्यात की कोशिशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनेगी, निर्यात तो नहीं हो पाएगा बल्कि इसका असर भारत में अनाज भंडार पर भी पड़ेगा। सर, अनाज भंडार के अलावा भारत के अपने बाजारों में, घरेलू बाजार में क्या स्थिति बन सकती है अगर ये कम रह जाता है उत्पादन तो? शुभम, गर्मी की फसलों में केवल वीट नहीं है, मोटे अनाज भी हैं, दालें भी हैं, थोड़े ऑयल सीड्स, तिलहन भी होते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स हैं। ये सारा हिस्सा हीट वेव से, लू से और गहरी गर्मी से प्रभावित है और यही वो भारत के कृषि उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ की फसलें हमें गर्मी के मौसम में बाजार में आती दिखाई देती हैं। तो यहाँ जो दूसरा रिस्क है जिस पर हमने पहले भी मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि मौसम की कमी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव और लागतों में बढ़ोतरी हमें फूड इन्फ्लेशन की तरफ ले जा सकती है और ये गर्मी थोड़े समय के लिए, गेहूँ की कीमतें हम देख ही चुके हैं, भारत में अब सरकार जिस कीमत पर गेहूं खरीद रही है उससे ज़्यादा महंगा गेहूं बाजार में मिल रहा है। तो अगर ये हीट वेव की कंडीशन थोड़े लंबे समय तक चली जिसकी संभावना दिखाई दे रही है तो इसका असर हमें फूड इन्फ्लेशन पर दिखाई देगा, जो फिलहाल अभी तक जनवरी के बाद से बहुत बड़ी उछाल के साथ हमारे सामने नहीं आई है। खाद्य महंगाई अब बढ़ोतरी उसमें होना शुरू हुई है, लेकिन अगले 2-3 महीनों के आंकड़ों में हमें खाद्य महंगाई, खासतौर पर अनाज की, सीरियल्स की, सब्जी की, फलों की, तिलहन की महंगाई, तो भारत में वैसे ही पहले खाद्य तेल की महंगाई है, इन पर हमें इस मौसम का असर दिखाई देगा। इस मौसम का असर, इस गर्मी का असर एक और जगह दिखाई दे रहा है, वो है देश में बिजली संकट पर। जैसे जैसे गर्मी में तापमान का पारा चढ़ रहा है, देश में पावर संकट भी गहराता जा रहा है। पावर प्लांट्स पर कोयले की आपूर्ति न होने से आयात के विकल्प तलाशने पर चर्चा हो रही है, लेकिन राज्यों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे इतने महंगे कोयले का आयात कर सकें। कोयले का भाव पिछले साल के मुकाबले 4-5 गुना ज़्यादा है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप देखें तो $328 प्रति टन के आसपास कोयले की कीमत चल रही है। गर्मी के चलते बिजली की मांग 29 अप्रैल को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर 207 गीगावाट तक पहुंच गई थी। सर, मांग रिकॉर्ड हाई पर है, पावर प्लांट्स पर कोयला है नहीं, आपको क्या लगता है कि इंपोर्ट हो पाएगा? क्योंकि इंपोर्ट ही एक अभी तो विकल्प वही दिख रहा है और इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। इंपोर्ट ना होने की 2-3 महत्वपूर्ण वजह हैं। पहली चीज़ तो जो आपने बताई कि पिछली तिमाही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत करीब 55% बढ़ गई। उसकी 2 बड़ी वजह थी, एक तो रूस और यूक्रेन से जो कोयले का एक्सपोर्ट होता था वो गिरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी चूँकि गैस की कमी थी इसलिए कोयले पर निर्भरता बढ़ी बिजली उत्पादन के लिए। और दूसरी चीज़ है कि भारत का बिजली क्षेत्र कुछ अजीब किस्म के अभिशाप में फंसा हुआ है। यहाँ कोयले का इम्पोर्ट का आदेश दे देने के बाद भी, केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को कहे जाने के बाद भी, ना तो राज्य सरकारें और ना प्राइवेट कंपनियां कोयले के इंपोर्ट के लिए इच्छुक हैं। उसकी वजह क्या है ये हमें समझना होगा। पहले हम कुछ आंकड़े समझें तो हमें समझ में आएगा कि भारत में इंपोर्टेड कोयले की स्थिति क्या है। बिजली मंत्रालय ने बिजली उत्पादकों को ये कहा है कि वो भारतीय कोयले में 10% इंपोर्टेड कोयल की ब्लेंडिंग कर सकते हैं। यानी अगर वो 100 टन कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें से 10 टन कोयला, वो 10% के आसपास कोयला इंपोर्टेड कोल मंगा सकते हैं, जिससे कि उनको 90 टन भारतीय और 10% इंपोर्टेड कोल की ब्लेंडिंग की इजाज़त है, जिससे कि भारतीय कोयले पर की सप्लाई पर दबाव कम पड़े। एनटीपीसी को टोटल इन सारी कंपनियों को मिला लें जो प्रमुख पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें एनटीपीसी है, जिसमें स्टेट के बिजली प्रोड्यूसर्स हैं, स्टेट जेनकोज हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पावर कंपनियां हैं और इसके अलावा अन्य छोटी कंपनियां हैं। इन्हें करीब 60.7 यानी करीब 61 मिलियन टन कोयले के इंपोर्ट की ज़रूरत है। 10% ब्लेंडिंग अगर हम माने, वो भी अब तो हटा दिया गया, अब तो ज़्यादा कोयले की ब्लेंडिंग की छूट दी जा रही है कि आप जितना चाहें इंपोर्टेड कोयला ले सकें। हमारे पास जो आंकड़ा है उस हिसाब से भारत में करीब 1.75 मिलियन टन कोयला अराइव हुआ है अभी तक। इस साल के दौरान 60 मिलियन टन की ज़रूरत है। अगस्त तक संभावना है बहुत खींचतान कर 18 मिलियन टन के आसपास इंपोर्ट कोयले का हो पाएगा। ये तो पहली चीज़ है। एक
और अगर हम और आंकड़ा देखें तो एनटीपीसी को करीब 20 मिलियन टन की ज़रूरत है, स्टेट जेनकोस को 21 मिलियन टन की ज़रूरत है और प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को लगभग 15 से 16 मिलियन टन के आसपास के कोयले की ज़रूरत होगी इस साल अगर वो इंपोर्ट करती। अब पहली चीज़ हुई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि क्यों ये कोयला इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। महंगाई तो कोयले की एक बड़ी वजह है ही, 50-55% महंगा कोयला अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिल रहा है। बिजली उत्पादक चाहे वो स्टेट जेनकोज हो या वो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हो, शुभम, उन्हें इस महंगे कोयले की कॉस्ट को टैरिफ में या बिजली की दरों में पास ऑन करने की कोई छूट नहीं है। नहीं, राइट। वो बहुत कवायद करेंगी, जब वो बिजली बोर्डों डिस्कॉम से बहस करेंगी, सरकारों के पास जाके दबाव बनाएंगी, तब जाकर इसकी कॉस्ट 3 से 4 महीने में 5 महीने में पास ऑन हो पाएगी। वो भी इस शर्त पर कि जो बिजली वितरण कंपनियां और रेगुलेटर्स हैं और राज्य सरकारें हैं वो उन्हें इस कॉस्ट को पास ऑन करने की इजाजत दें और उसका पैसा उन्हें दें। फिर वही बात, 4 महीने 5 महीने का साइकिल, 5-6 महीने बाद महंगे कोयले का पैसा उनके पास वापस आएगा। तो अभी तक ना तो किसी राज्य सरकार ने ना किसी बड़ी कंपनी ने अपने सामान्य कोयला निर्यात के अलावा अतिरिक्त कोयले के आयात को बढ़ाने की इच्छा जाहिर की है, बल्कि उनकी कोशिश ये है कि उन्हें भारतीय कोयला कंपनी से, खासतौर से कोल इंडिया से, उनकी कोयले की आपूर्ति बढ़ जाए। और ये सिनेरियो हमें बता रहा है कि भारत के पूरे बिजली स्ट्रक्चर का बिजली ढांचा इतना ज़्यादा जटिल और इतना ज़्यादा लड़खड़ा चुका है कि कोयला खरीदने की बात कहने पर भी कोयला खरीदने को ना तो राज्यों के बिजली घर तैयार है और ना प्राइवेट बिजली घर तैयार है, क्योंकि कीमतों का बड़ा इशू है और बिजली दरें तत्काल बढ़ाने की छूट नहीं है इस समय, और उसके पीछे उसके अपने राजनीतिक नुकसान है। इसलिए इसका फलित यह है कि अगर जितने कोयले की ज़रूरत है उसका 1/3 कोयला इस साल अगर इंपोर्ट होगा और कोल इंडिया अपनी सप्लाई नहीं बढ़ा पाती तो हमें ये पूरी गर्मी इसी तरीके की पावर कटौती के साथ झेलनी पड़ेगी और इसके बाद फिर हम अगला जो सीजन पावर के डिमांड का आएगा उसमें बिजली की कमी रहेगी और बिजली महंगी होने के बिल्कुल सीधे तार इसी इंपोर्टेड कोयले से जुड़े। अगर इंपोर्ट हुआ कोयला तो ये मान के चलिए टैरिफ बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब चांदी के बाजार की। चांदी के बाजार की बात इस समय इसलिए करना ज़रूरी है या उसका मौका है क्योंकि शेयर बाजार कोविड के भय से गोते लगा रहा है। सोने के बाजार में एक दायरे में बंधा नजर आ रहा है। चांदी के बाजार पर विशेषज्ञ तेजी के दांव लगा रहे हैं। ऐसे समीकरण क्या बन रहे हैं, देखिए मनी 9 की ये स्पेशल रिपोर्ट। कोविड के डर से शेयर बाजार गोते खा रहा है। सोने के दाम लंबे समय से एक दायरे में घूम रहे। इन सब के बीच चांदी में निवेश के नए मौके बनते दिख रहे हैं। चांदी पर मोतीलाल ओसवाल की ताजा रिपोर्ट में एक अच्छी तेजी की संभावना जताई गई है। अगले 12 महीने में दाम 30% तक उछल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में चांदी का मौजूदा भाव $23 प्रति औंस के करीब है, जिसके $30 तक पहुंचने की उम्मीद है। अब सवाल ये कि आखिर तेजी की वजह क्या है। दुनिया भर में ग्रीन टेक्नोलॉजी और स्वच्छ ईंधन की मांग बढ़ रही है। इससे चांदी की औद्योगिक मांग बढ़ेगी और कीमतों को सहारा मिल सकता है। दुनिया भर में चांदी की जितनी खपत होती है उसमें आधे से ज्यादा भागीदारी औद्योगिक मांग की रहती है। सिल्वर इंस्टीट्यूट की वर्ल्ड सिल्वर सर्वे बताता है कि 2020-21 में दुनिया भर में कुल 32,627 टन चांदी की खपत हुई, जिसमें 15,807 टन इंडस्ट्रियल मांग थी। बाकी हिस्सेदारी ज्वेलरी, सजावट का सामान, बर्तन यानी सिल्वरवेयर और निवेश के लिए थी। सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में 2022 के दौरान चांदी की इंडस्ट्रियल मांग में सिर्फ 6% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। वहीं ज्वेलरी तथा सिल्वरवेयर की मांग में जोरदार बढ़ोतरी का अनुमान है। सिल्वरवेयर की मांग 23% बढ़कर 1,639 टन और ज्वेलरी की मांग 11% बढ़कर 6,275 टन रहने का अनुमान है। ये बढ़ी हुई मांग भी चांदी की कीमतों को सहारा दे सकती है। भारत में चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी के रूप में भी होता है। दुनिया भर में चांदी की जितनी ज्वेलरी बनती है उसमें लगभग 1/3 हिस्सा भारत का है। इसके अलावा सिल्वरवेयर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली चांदी में भारत की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। यानी वैश्विक स्तर पर 2022 के दौरान चांदी की कीमतें बढ़ने से अगर कीमतें बढ़ी तो उसमें भारतीय मांग का बड़ा योगदान होगा। मांग आपूर्ति के समीकरण में एक पेच भी है। चांदी की कुल मांग में से आधे से ज्यादा हिस्सा रखने वाली औद्योगिक मांग को कहीं कोविड की नजर न लग जाए। यानी औद्योगिक मांग से
चांदी की कीमतों को सहारा मिलेगा, ये चीन, जापान और अमेरिका के हालात पर निर्भर करेगा, क्योंकि 2/3 से ज्यादा चांदी का इस्तेमाल इन 3 देशों में ही होता है। चीन फिलहाल कोरोना से जूझ रहा है और अमेरिका में जीडीपी ग्रोथ घटने लगी है। बाकी जापान सहित पूरी दुनिया महंगाई का सामना तो कर ही रही है। जब तक इन चुनौतियों का हल नहीं निकलता, तब तक इंडस्ट्रियल मांग से बड़ी उम्मीद रखना जायज नहीं है। यानी कुल जमा बात ये कि अगर कोविड के कारण बड़ी अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन नहीं लौटे तो चांदी के बाजार की चमक 2022 में बढ़ सकती है। अब सवाल ये कि आखिर निवेशक करें क्या? कमोडिटी बाजार के विशेषज्ञ अनुज गुप्ता कहते हैं कि निवेश के लिहाज से चांदी अच्छा विकल्प हो सकता है। भारतीय बाजार में अगले 1 साल में भाव 70 से 75 हजार रुपए प्रति किलो के भाव देखने को मिल सकते हैं। ध्यान रहे, चांदी का मौजूदा भाव 63 हजार रुपए प्रति किलो के ऊपर है। मनी 9 के लिए मनोज शर्मा। सर, चांदी के बाजार में ये रिपोर्ट बताती है कि तमाम ऐसे समीकरण बन रहे हैं जो यहाँ से तेजी दिखा सकती है, तो ये दांव लगाने का ठीक समय है? बाजार क्या बताता है? शुभम, चांदी की जो औद्योगिक मांग है और उसकी डिमांड इकोनॉमी में रिकवरी के साथ आती है। एक और महत्वपूर्ण फैक्टर है जो चांदी के पक्ष में हमें दिखाई दे रहा है, जिसको हम गोल्ड सिल्वर रेशियो कहते हैं, जिसे मिंट रेशियो कहा जाता है यानी कि आपको 1 आउंस सोना खरीदने के लिए कितने आउंस चांदी देनी पड़ती है। और ये बड़ा दिलचस्प इसका किस्सा है, इतिहास है मिंट रेशियो का। अभी इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मिंट रेशियो चांदी की कीमतें बढ़ने के पक्ष में है, क्योंकि इसका जो एग्जिस्टिंग ब्रेकआउट सपोर्ट लेवल है वो 75 के आसपास है। सोने की कीमत जितनी बढ़ती है उसी रेशियो में गोल्ड सिल्वर रेशियो भी बदलता रहता है। फिलहाल जब हमने पिछले साल भारत में कई कुछ चांदी के फंड्स आए देखे थे जिन्होंने निवेश आकर्षित किया था, पिछले साल की पहली तिमाही में उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन अब गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बदलाव देखें तो चांदी की कीमत जो है वो $31 पर आउंस के आसपास की कीमत तक मानी जा रही है, जो अभी $23 से 25 के बीच में है। और ये आकलन चांदी के लिए अच्छी खबर है, चांदी के निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। और इसके साथ इसमें अगर आप दूसरा फैक्टर जोड़ लें जो मनोज कुमार की रिपोर्ट में विपुल सिंह ने आपको बताया कि अगर औद्योगिक उत्पादन बढ़ता है, लॉकडाउन नहीं आते और चांदी की डिमांड बढ़ती है, तो ये दोनों फैक्टर सिल्वर में निवेश की दृष्टि से और सिल्वर फंड्स में निवेश की दृष्टि से पॉजिटिव पहलू बता रहे हैं। औद्योगिक मांग और गोल्ड सिल्वर रेशियो दोनों चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी के पक्ष में है। चलिए, तो निवेश की आपको एक सलाह तो मिल गई, एक सीख तो मिल गई कि यहाँ से चांदी का बाजार अच्छा दिख रहा है, और आप अगर अपने पोर्टफोलियो में अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से इसको जोड़ते हैं तो आपको आने वाले दिनों में अच्छे मुनाफे हो सकते हैं। एक निवेश की और एक मुनाफे की और बात है, वो है LIC के IPO। LIC के IPO पे तमाम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। आपको जाते जाते हम उन ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स के साथ छोड़कर जाएंगे और आपको बताएंगे कि क्यों ब्रोकरेज हाउस LIC के IPO पर दांव लगा रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। ये देखिए आपके सामने जियोजीत फाइनेंस की, आनंद राठी की, मारवाड़ी ट्रेडिगो, निर्मल बैंक, सारे लोग सब्सक्राइब की सलाह दे रहे हैं एक मत से। मतलब सबका ये है, वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, कोई प्रॉस्पेक्ट्स को ब्राइट मान रहा है, वैल्यूएशन को रीजनेबल मान रहे हैं, और ये सारे ऐसे सलाहें हैं जो आपको ये बोल रहे हैं कि आप LIC के IPO में निवेश कीजिए और आपको अच्छा। और ये बात अंशुमान जी ने भी अपने शो में बोली थी पिछली बार कि अगर आपकी लॉटरी लग जाती है तो, क्योंकि बहुत छोटा सा इशू है, लोग बहुत ज़्यादा होंगे, 5 म्यूचुअल फंड इसके आगे आ गए हैं, 70 लाख से ज़्यादा रिटेल निवेशक इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसा अनुमान है। तो आप भी अगर मौका लगता है तो LIC के IPO में पैसा लगा सकते हैं। मनी सेंट्रल की आज की पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे शाम को 7 बजे। दीजिए तब तक इजाज़त, नमस्कार। तेरी का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप